हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस एग्ज़ाम। दोस्तों, जैसे कि अपनी बुक स्टार्ट कर रखी थी ऑफिस मैनुअल पार्ट 1, तो उसके अंदर अपने चैप्टर 9 डिस्कस कर रहे थे। तो दोस्तों, जो चैप्टर 9 है उसका पार्ट फर्स्ट जो है वो अपनों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ लिया है। उसका पार्ट सेकंड आपको मैं बताऊंगा। ओके, तो ये पार्ट सेकंड जो है इसका ऑफिशियल लैंग्वेज से रिलेटेड जो टॉपिक है वो एसएस के एग्जामिनेशन के अंदर एक अलग टॉपिक भी दिया गया है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ऑफिशियल लैंग्वेज रूल 1976, इस टाइप से। ओके, तो एक अलग टॉपिक भी दिया गया है, तो हमें वहाँ पे भी पढ़ना था इसको, और हमें इसको ओवम 1 के जो चैप्टर 9 है यहाँ पे भी इसको दिया गया है, इसलिए हमें इसको यहाँ पे भी पढ़ना है। तो मैंने जो ये स्लाइड है, ये जो वीडियो है, इसको इस प्रकार से डिज़ाइन किया है ताकि हमारा दोनों पर्पज़ सॉल्व हो जाए। जो एसएस एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और जो ग्रेजुएट एमटीएस और क्लर्क से रिलेटेड तैयारी कर रहे हैं, और जिनको तीसरे टाइप के, जो मान लो जिसको ऑफिस मैनुअल जिन्होंने जो पढ़ना चाहते हैं पूरी बुक। ओके, तो तीनों पर्पज़ हमारे सॉल्व हो जाएंगे इस वीडियो से। तो इसको बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया है दोस्तों। लगभग 12 से 13 स्लाइड इसकी मिलेगी, सारा इन्फॉर्मेशन इसके अंदर है, इससे बाहर कुछ भी नहीं है। तो आप इस वीडियो को धैर्य बना के लास्ट तक देखिए और सुनते जाइए, जो जो मैं बोलता जाऊँ, तो आपकी सारी चीज़ें, सारे कंसेप्ट क्लियर होते चले जाएंगे। ओके, तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले है ऑफिशियल लैंग्वेज। इसके अंदर 461 नंबर पैरा में क्या दिया गया है? एज़ पर आर्टिकल 343 पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। द फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स टू बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पसेज ऑफ द यूनियन शैल बी इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल्स। क्या बोल रहा है दोस्तों? जो संविधान का भाग 17 है उसके अंदर जब आर्टिकल 343 के अंदर जाओगे आप, तो आपको एक एक्ट मिलेगा, ठीक है। और उस एक्ट के अंदर आपको क्या बताया गया है कि जो हिंदी जो है वो हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगी। ओके, तो दोस्तों, जब हम चीज़ें पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में एक डाउट अराइज होते रहते हैं कि मैंने बोला आपको कि हिंदी जो है ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, तो आपके मन में डाउट आ रहा होगा कि सर ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है। पहला डाउट ये, ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है। दूसरा डाउट ये कि सर एक हमने नेशनल लैंग्वेज का नाम भी सुना है, वो नेशनल लैंग्वेज क्या होती है। ओके, एक होती है कम्युनिकेशन लैंग्वेज, ठीक है। तो इन तीनों में दोस्तों फ़र्क है, वो अपने तीसरी स्लाइड के अंदर डिस्कस करेंगे। अभी मैं आपको बता देता हूँ ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है। दोस्तों, ऑफिशियल लैंग्वेज वो होती है, इसको बोलते हैं राजभाषा। इसको ऑफिशियल मतलब राज, लैंग्वेज में भाषा, राजभाषा। राजभाषा का मतलब है जो भी देश में सारे सरकारी कामकाज जो हैं जिस लैंग्वेज में किए जाएंगे उसको बोलेंगे राजभाषा। ओके, तो जब हमारा देश आज़ाद हुआ और हमारा संविधान जब लागू हुआ, तो 1950 के बाद, 1950 के दशक में ये बोला गया कि मान लो अंग्रेज शासन करते थे उस टाइम, तो उस टाइम ये मांग उठी कि हमारे पूरे देश को, जो इंडिया जो है, इसमें पूरे देश में हिंदी लागू होनी चाहिए, ठीक है। तो इसमें 1950 के अंदर एक रेजोल्यूशन पास किया गया कि भाई 15 साल तक जो है, मतलब 1950 से लेकर 1965 तक जो है, इंग्लिश जो है वो, इंग्लिश में जो पुराने काम हो रहे हैं, क्योंकि दोस्तों एकदम से आप शिफ्ट नहीं कर सकते, क्योंकि 1950 से पहले अंग्रेज़ों का राज था, तो जो सरकारी कामकाज थे, जो जितने भी गवर्नमेंट के वर्क थे, वो सारे वर्क जो हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में परफॉर्म किए जाते थे, क्योंकि अंग्रेज़ों को इंग्लिश आती थी, हिंदी आती नहीं थी। इसलिए इंग्लिश को 15 साल तक का एक कॉन्ट्रैक्ट बताया गया कि 15 साल तक अपने इंग्लिश को कंटिन्यू रखेंगे, 15 साल बाद इसको अबॉलिश करके पूरे देश में हिंदी लागू कर देंगे, ठीक है। और इन 15 सालों के अंदर भी इंग्लिश का थोड़ा थोड़ा यूज़ हम कम करते चले जाएंगे और हिंदी को थोड़ा थोड़ा बढ़ावा देते चले जाएंगे, ताकि 1965 तक आते आते हमारा जो है पूरा इंडिया के अंदर हिंदी लैंग्वेज लागू हो जाए। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर क्या हुआ, इंडिया का जो मैप आप देखोगे और इंडिया का जो कल्चर आप देखोगे, तो उसके अंदर बहुत डाइवर्सिटी है इंडिया के अंदर। मतलब हिंदी जो है एक मेजॉरिटी हिस्सा, बहुत सारा जो नॉर्थ का हिस्सा है वो मेजॉरिटी हिस्सा हिंदी बोलता है, ठीक है। यूपी, बिहार, हरियाणा, राजस्थानी, इनकी अलग रीजनल लैंग्वेज अलग है, लेकिन ये हिंदी समझते हैं और हिंदी बोल सकते हैं, ये जो पूरा बेल्ट है। ओके, जो साउथ का पूरा बेल्ट है और जो नॉर्थ ईस्ट का पूरा एरिया है, वहाँ पे हिंदी लोगों को बहुत कम आती है, ठीक है। तो इन क्षेत्र से जब ये पास हुआ 1950 में कि भाई हिंदी लागू करेंगे, तो 1965 तक आते आते इन 15 सालों में यहाँ के जो पीपल्स थे वहाँ से मांगे उठने लग गई कि भाई हमें तो हिंदी आती नहीं है, ना हम हिंदी बोलते, ना हम हिंदी लिख पाते, या तो हम हमारी रीजनल लैंग्वेज में बात करते हैं, काम करते हैं, या हमें इंग्लिश में कम कंफर्टेबल है, वी आर कंफर्टेबल। और दोस्तों, एक लोकतंत्र होने के नाते, एक डेमोक्रेसी होने के नाते, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी होने के नाते हमारी जिम्मेदारी क्या बनती है, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी क्या बनती है कि उन पर कुछ चीज़ें थोपी ना जाए, ठीक है। तो हिंदी हम किसी पे थोप नहीं सकते कि आपको हिंदी भाषी बनना है या इंग्लिश भाषी बनना है या वटेवर जो भी, तो गवर्नमेंट थोप नहीं सकती। तो दोस्तों, इसके बीच में बहुत सारे आंदोलन हुए, आंदोलन चलते रहे। तो एक आंध्र प्रदेश जो दोस्तों अपना स्टेट है, वहाँ पे बहुत लंबे टाइम तक आंदोलन चला और उसको भाषा के आधार पर अलग करने की मांग चली कि हमारे आंध्र प्रदेश के अंदर ये पर्टिकुलर भाषा बोली जाती है, हमें तो अलग स्टेट बना दो। तो क्या हुआ, पहले तो गवर्नमेंट नहीं मानी, तो इसके अंदर एक जो एक्टिविस्ट थे उन्होंने भूख हड़ताल पे रहे, लगभग 60 से 90 दिन तक वो भूख हड़ताल पे रहे। बाद में उनकी डेथ हो गई, तो उसके बाद गवर्नमेंट को ये उनका मांग जो है मांगनी पड़ी। और 1953 आई थिंक 1953 ही है, मैं आपको कन्फर्म करके बता दूंगा, 1953 के अंदर
आंध्र प्रदेश जो है एक भाषाई आधार पर एक अलग स्टेट बन गया। ओके, जो आंध्र प्रदेश जो है भाषा के आधार पर इसको अलग स्टेट बना दिया गया। इसके बाद दोस्तों इसका बनना था तो फिर धीरे धीरे करके फिर महाराष्ट्र जहाँ पे मराठी बोली जाती थी उसको अलग कर दिया गया, गुजरात जहाँ गुजराती बोली जाती थी उसको अलग कर दिया, राजस्थान हो गया। तो भाषा के आधार पर बहुत सारे स्टेट बन गए। अब जब ये सिस्टम स्टार्ट हुआ भाषा के आधार पर स्टेट्स का बनना, तब गवर्नमेंट को पता चल गया कि हम एक भाषा पूरे देश में लागू नहीं कर सकते। तो तब इस गवर्नमेंट को पता चल गया कि हम पूरे देश में एक भाषा को लागू नहीं कर सकते हिंदी, क्योंकि अलग अलग स्टेट्स के अंदर अलग अलग भाषा बोली जाती है। तो एक भाषा लागू करना, सबके ऊपर थोपना, वो चीज़ जायज़ नहीं है। ओके, तो दोस्तों 1963 के अंदर आते आते हमारे एक एक्ट पास हुआ जिसको बोलते हैं ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। तो देखिए दोस्तों, एक एक्ट है, आगे एक मिलेगा आपको रूल। जो 76 वाला है वो रूल है और ये जो 63 वाला है वो है एक्ट। दोनों में फ़र्क है दोस्तों। एक्ट जो है वो बनाया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा, ठीक है, दोनों सदनों से पास करके। और रूल जो है दोस्तों वो गैजेट ऑफ इंडिया निकाल के उसके अंदर हम कुछ भी मेंशन कर दें तो एक्ट एज ए रूल बन जाता है किसी एक्ट के सपोर्ट में। तो जो रूल जो है 1976 के, वो 63 के सेक्शन 8 जो है इसके सपोर्ट में एक नियम बनाए गए हैं। ओके, इसके बारे में चर्चा करेंगे अलग से। तो आप अभी यहीं रहिए कि जो एक्ट जो बना हमारा 1963 के अंदर, उसके अंदर जो हिंदी जो है उसको ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया, ठीक है। और इसके अंदर क्या किया गया दोस्तों, हिंदी जो है वो भी देवनागरी स्क्रिप्ट के अंदर। दोस्तों जो हम हिंदी लिखते हैं ना, मान लो मैंने लिखा राजभाषा, तो ये हिंदी जो है वो देवनागरी स्क्रिप्ट पे ही बेस्ड है। ये जो हिंदी है इसकी जो लिपि है, जो इसका ओरिजिन है वो देवनागरी है। ओके, और दोस्तों पहली बात तो ये हो गई, ये मैंने बता दिया कि आर्टिकल 343 संविधान का रेफरेंस ले लेना पार्ट 17 के अंदर, ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन शैल बी हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। अगला दोस्तों क्या बताया गया है, जो हिंदी के जो न्यूमरल्स होते हैं वो जैसे इस प्रकार से आपने देखे होंगे, एक जैसे 2 को ऐसे लिखते हैं, शायद 3 को और 4 को ऐसे लिखते हैं। जो हिंदी के जो ये हैं अंक हैं, इनको हम यूज़ नहीं करें क्योंकि ये इतना प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है, क्योंकि लोगों की हैबिट में ये चीज़ें नहीं है। तो जो फॉर्म ऑफ न्यूमरल्स हैं, जो 1 2 3 4 है, जो काउंटिंग है, यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पजेज ऑफ द यूनियन शैल बी इंटरनेशनल फॉर्म ऑफ इंडियन न्यूमरल। जो इंटरनेशनल फॉर्म है न्यूमरल्स की, जैसे 1 2 3 4, ये यूज़ कर लो आप, या फिर रोमन में यूज़ कर लो, ये भी ठीक है। बट सबसे ज़्यादा जो है इंटरनेशनल फॉर्म, जो इंडियन न्यूमरल्स के 1 2 3 4 करके, ये काउंटिंग आपको लिखनी पड़ेगी, हिंदी वाली आप नहीं कर सकते। ओके, तो समझ आ रहा है दोस्तों कुछ बात, कुछ स्टोरी मैंने आपको बताई, कुछ चीज़ें ये बता रहा हूँ कि भाग जो 17 है, आर्टिकल जो 343 है, उसके अंदर हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट का बता दिया कि आप हिंदी को देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखें, और जो न्यूमरल्स हैं वो इंटरनेशनल फॉर्म के होने चाहिए, 1 2 3 4। ओके, और दोस्तों इस एक्ट के अंदर क्या था, नॉट विद स्टैंडिंग। एक ये शब्द आपको बहुत देखने को मिलेगा, इसका मतलब होता है इन स्पाइट ऑफ। इन स्पाइट ऑफ, या इसको हिंदी मीडियम के जो स्टूडेंट है वो क्या बोलेंगे, के बावजूद। नॉट विद स्टैंडिंग द अफोरसाइड प्रोविजन, इस लाइन का मतलब क्या है दोस्तों, इन स्पाइट ऑफ द अफोरसाइड प्रोविजन। अफोरसाइड मतलब जो ऊपर बोले गए हैं, जो ऊपर लिखे गए हैं ये चीज़ें, के बावजूद ऊपर लिखे हुए प्रोविजंस के। क्या बोल रहा है, ऊपर कुछ भी लिखा हो, ठीक, कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इस नियम के अंदर, ठीक है। इस लाइन का मतलब ये है, इन स्पाइट ऑफ द अफोरसाइड प्रोविजन, मतलब ऊपर कुछ भी लिखा हो, इस पैरे के अंदर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब हिंदी का बोल दिया हमें यूज़ करना है, लेकिन दोस्तों आपको इंग्लिश की भी कंटिन्यूटी रख सकते हो, इसलिए ये लाइन लिखी गई है। तो पढ़िए, इंग्लिश लैंग्वेज, इंग्लिश शैल कंटिन्यू टू बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 15 साल, 1950 से लेकर 1965 तक, ठीक है। इंग्लिश शैल कंटिन्यू टू बी यूज फॉर अ पीरियड ऑफ 15 साल फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। कॉन्स्टिट्यूशन कब लागू हुआ, 26 जनवरी 1950 तक। फॉर ऑल ऑफिशियल पर्पजेज ऑफ द यूनियन फॉर विच इट वाज बीइंग यूज्ड इमीडिएटली बिफोर सच कमेंसमेंट। कमेंसमेंट मतलब दोस्तों शुरुआत। इस लाइन का मतलब वही हुआ कि भाई 1950 से पहले जब संविधान लागू नहीं हुआ था, जब अंग्रेज़ों का राज था, तो सारे जो अकाउंट्स जो थे, सारी जो गवर्नमेंट के प्रोसेसेस जो थे, जितने भी गवर्नमेंट के लेटर्स थे, जितना भी सरकारी कामकाज था, वो सारा इंग्लिश में होता आ रहा था। तो संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950, तो उसके बाद उसको 15 साल तक कंटिन्यू रखने के लिए इंग्लिश को बोला गया, ठीक है दोस्तों। इस लाइन का मतलब यही है कि क्योंकि ये लाइन कॉन्ट्राडिक्ट करती है ऊपर वाले एक्ट से, क्योंकि अब हमारे पास एक ऐसा एक्ट है, वो बताऊंगा आपको, जिसके अंदर दोनों भाषा हम लेते हैं दोस्तों। अब इसमें क्या बोला गया, इस लाइन का मतलब क्या है, इस लाइन का यही मतलब है, क्योंकि ये जो बात है ये ऊपर वाली बात से कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि हमारे पास एक ऐसा एक्ट है जिसके अंदर हम इंग्लिश और हिंदी दोनों यूज़ करते हैं। ओके, देखिए दोस्तों आगे चलते हैं। आगे 462 में क्या बोल रहा है दोस्तों, एन एक्ट कॉल्ड द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 हैज़ बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट टू प्रोवाइड फॉर द लैंग्वेजेज ऑफ द यूनियन। मतलब एक एक्ट प्रोवाइड कर दिया गया, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट, जिसको 1963 बोलते हैं, हैज़ बीन इनेक्टेड बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट ने इनेक्ट किया, लागू किया, टू प्रोवाइड फॉर द लैंग्वेजेज ऑफ द यूनियन, मतलब जो संघ की जो भाषा है, जो सरकारी कामकाज है, उसको करने के लिए। तो दोस्तों इसके अंदर क्या क्या काम होंगे इस लैंग्वेज के द्वारा, मतलब कहाँ कहाँ ये इंप्लीमेंट होगी। फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, अगर आपको पार्लियामेंट के अंदर कोई भी ट्रांजेक्शन करना है, कोई भी
रूल बनाना है, एक्ट बनाना है तो वहाँ पे यूज़ होगी। फॉर सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट, सभी जो केंद्र के और जो राज्य के जो एक्ट हैं वहाँ पे इसको यूज़ करना है ऑफिशियल लैंग्वेज को। फॉर सर्टेन पर्पजेज इन हाई कोर्ट, और जो हाई कोर्ट के जो कुछ सर्टेन पर्पज़ हैं उससे आपको उससे रिलेटेड जो काम जो है ऑफिशियल लैंग्वेज के अधीन करना है। तो ये दोस्तों इसके बारे में जानकारी अपेंडिक्स 3 में दी गई है, वो अभी आगे देखेंगे अपने। और 463 के अंदर क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 के सेक्शन 8 रीड विद सब सेक्शन 4 एंड सेक्शन 3। दोस्तों 463 में क्या बताया गया है कि जो 1963 का जो एक्ट है इसका जो सेक्शन 8 है, अगर इसको सब सेक्शन 4 और सेक्शन 3 के साथ पढ़ेंगे, इसको काट भी दो भले आप, काम की बात नहीं है। इसके जो सेक्शन 8 के अंदर क्या बताया गया है कि गवर्नमेंट हैज़ प्रोमलगेटेड, घोषणा करती है ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 विच आर इन अपेंडिक्स 4। अपेंडिक्स 3 और अपेंडिक्स 3 इस बुक के अंदर दिए गए हैं। तो अपेंडिक्स 3 के अंदर तो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है, और दोस्तों जो अपेंडिक्स 4 है उसके अंदर ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 है। ओके, और ये आए कहाँ से हैं, मतलब एक्ट बना दिया तो रूल बनाने की क्या जरूरत थी। इसका जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है, इसके सेक्शन 8 के अंदर गवर्नमेंट ने एक क्लॉज रखा कि गवर्नमेंट जो नए नियम बना सकती है, ठीक है। तो उस हिसाब से गवर्नमेंट ने 1976 में कुछ और नियम बना दिए, कुछ और नियम बनाने के बाद जो है चीज़ों को और सरल किया गया। ओके, और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976 के रूल 12 के 2 के हिसाब से गवर्नमेंट हैज़ फ्रेम्ड अ लिस्ट ऑफ इफेक्टिव चेक पॉइंट्स टू एंश्योर कंप्लाइंस ऑफ द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 एंड ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स 1976, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स। ओके, 63 और 76 के एक्ट और रूल्स के अंदर कुछ चेक पॉइंट्स बनाए, मतलब आपको क्या क्या चीज़ें चेक करनी है, हिंदू को कैसे प्रमोट करना है, तो वो अपेंडिक्स 5 में पढ़ेंगे। तो दोस्तों एक कच्चा चिट्ठा आपको नज़र आया चैप्टर का, अभी बहुत बड़ा चैप्टर है, इसको काफ़ी टाइम लगेगा अपने को, पर आप देखिए एक कच्चा जो रफ जो है आइडिया है वो आपको मिला। अपेंडिक्स 3 पढ़ेंगे जिसके अंदर ये पढ़ेंगे एक्ट 1963, अपेंडिक्स 4 पढ़ेंगे उसके अंदर पढ़ेंगे 76 रूल्स 1976, और अपेंडिक्स 5 जो है उसके 12 के 2 के, मतलब ये जो था इसके सेक्शन 8 में था और इसके रूल 12(2) के अंदर चेक पॉइंट्स बनाए गए, वो अपेंडिक्स 5 में पढ़ेंगे इसको सपोर्ट करने के लिए। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। आगे देखिए फ्रेंड्स क्या बोल रहा है, एज पर आर्टिकल 351 पार्ट 17 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन टू प्रमोट। इस आर्टिकल और इस पार्ट के हिसाब से संविधान के क्या ड्यूटी है, इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ द यूनियन, यूनियन की क्या ड्यूटी है, टू प्रमोट द स्प्रेड ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज को प्रमोट करे, उसको स्प्रेड करे, टू डेवलप इट सो दैट इट मे सर्व एज द मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन, मतलब इसको इतना डेवलप कर दे कि लोग आपस में बात करें, जब आप अपने विचारों का एक्सप्रेस करें, आदान प्रदान करें, तो ये एक हिंदी जो है वो मीडियम बन जाए फॉर ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया, और जो पूरी कंपोजिट जो कल्चर है इंडिया की उसके अंदर जो मीडियम ऑफ एक्सप्रेशन है वो हिंदी बन जाए। ठीक है, तो 8 शेड्यूल में दोस्तों 22 भाषाएं हैं वर्तमान में, ठीक है, और समय समय पे नई नई भाषाएं जोड़ते रहती हैं। आगे देखिए दोस्तों, अब ये जो चीज़ें हैं ये हमारी बुक में नहीं दी गई है, ये मैंने स्पेशल आपके लिए निकाली है विकिपीडिया से और अदर सोर्सेज से, तो इससे आपकी और समझ बढ़ेगी। तो देखिए दोस्तों, भाग जो 17 है संविधान का वो उसमें आर्टिकल 343 से लेकर 351 तक इसमें दिया गया है, मतलब टोटल 8 आर्टिकल जो हैं वो लैंग्वेज से रिलेटेड है। तो देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है इसमें। तो 3 प्रकार की भाषा है दोस्तों लैंग्वेज में, ठीक है, मतलब लैंग्वेज जो है हमारे इंडिया में 3 प्रकार की हो सकती है कहीं पे भी। एक तो होती है राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज, एक होती है राष्ट्रभाषा नेशनल लैंग्वेज, और एक होती है दोस्तों संपर्क भाषा कम्युनिकेशन लैंग्वेज। राजभाषा या ऑफिशियल लैंग्वेज क्या होती है, सरकारी कामकाज जो है किस लैंग्वेज में होगा उसको बोलते हैं राजभाषा। और राष्ट्रभाषा दोस्तों नेशनल लैंग्वेज क्या बोलती हैं, राष्ट्र के अधिकांश पीपल जो एक्सेप्ट कर ले जिस लैंग्वेज को उसको बोलते हैं राष्ट्रभाषा। और संपर्क भाषा या कम्युनिकेशन लैंग्वेज कौन सी होती है, विचारों को आदान प्रदान करने के लिए जिस लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है वो आपकी होती है कम्युनिकेशन लैंग्वेज। ये मेनली जनरली जो रीजनल लैंग्वेज होती है वो होती है। मान लो यूपी के मान लो 2% बात करेंगे तो वो अपनी कम्युनिकेशन लैंग्वेज यूपी की यूज़ करेंगे, जो बिहार के लोग हैं वो बिहार की यूज़ करेंगे, जो पश्चिम बंगाल के हैं पश्चिम बंगाल की, जो राजस्थान के हैं वो राजस्थान से, जो पंजाब के लोग पंजाबी में बात करेंगे, हरियाणा के लोग हरियाणा में उनकी जो लोकल लैंग्वेज है उसमें बात करेंगे। राष्ट्रभाषा का मतलब क्या है दोस्तों, जो अधिकांश जो लोग हैं मान लो 50% से ज़्यादा जो इंडिया के अंदर पॉपुलेशन है वो उसको अपना रहे तो उसको राष्ट्रभाषा बोलेंगे, और जो सरकारी जो कामकाज होगा उसको बोलते हैं अपने ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों, आगे क्यों बोल रहे थे, देखिए दोस्तों, हिंदी इज़ द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ इंडिया नॉट नेशनल लैंग्वेज। दोस्तों हिंदी जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेज है, नेशनल लैंग्वेज नहीं है, एक बात आपको याद रखनी है। ठीक है, एज़ पर द एक्ट नेशनल एंथम है आपका, नेशनल बर्ड है आपके, नेशनल आपका सॉन्ग है, नेशनल एम्बलम है, और भी बहुत सारी चीज़ें जो है राष्ट्र से रिलेटेड है। ठीक है, राष्ट्रीय पशु, राष्ट्रीय पक्षी आपने पढ़ा होगा बचपन में। ठीक है, लेकिन लैंग्वेज के मामले में कोई भी नेशनल लैंग्वेज हमारी नहीं है अब तक, फिलहाल जिस टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ। ठीक है, आगे देखिए दोस्तों, लैंग्वेज से रिलेटेड 2 एक्ट जो है, एक एक्ट और एक उसके रूल जो है पारित किए गए। तो देखिए क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 और इसको बाद में अमेंडमेंट कर दिया गया 1967 के अंदर। कुल इसमें धारा 9 है, कुल धारा को क्लॉज बोल सकते हो, सेक्शन बोल सकते हो, सेक्शन बोल दो आप। ठीक है, कुल जो सेक्शन है इसके अंदर 9 है। ओके, पेज नंबर 271 से 274 में आपको बुक में मिल जाएगा OM1 की। और ऑफिशियल लैंग्वेज रूल्स जो है इसके सेक्शन 8 के अंदर
इसके सेक्शन 8 का रेफरेंस लेके बनाए गए और जो अमेंड किए गए उन 1987 से लेके 2007 फिर 2011 के अंदर। इसके अंदर कुल नियम जो है 12 हैं और ये पेज 275 से 279 पे आपको मिल जाएंगे। और दोस्तों ये जो डेटा है मैंने कहाँ से लिया है, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे www.rajbhasha.gov.in पे आप जाके देखोगे ये वेबसाइट, तो ये आपको ये चीज़ें देख मिल जाएगी। वहाँ पे ये अमेंडमेंट्स मिल जाएंगे, कुल धाराएँ मिल जाएगी, कुल नियम मिल जाएंगे। अगर आपके पास बुक नहीं है तो ये वेबसाइट विजिट कर सकते हो आप। ठीक है, आगे चलिए दोस्तों। अब जो मैंने आर्टिकल आपको बताए थे 343 से 351 तक जो, तो उसके अंदर देखते हैं उन आर्टिकल्स के अंदर क्या क्या लिखा हुआ है। ओके, तो देखिए आर्टिकल 343 के अंदर क्या है, लैंग्वेज ऑफ द यूनियन की बात करता है दोस्तों। ये ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द यूनियन 343 के अंदर, और 344 के अंदर कमीशन एंड कमेटी ऑफ पार्लियामेंट ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज, इसकी बात करेगा। और 345 46 के अंदर रीजनल लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ बातें दी गई है। ओके, तो 345 में क्या है, ऑफिशियल लैंग्वेज और लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। ऑफिशियल लैंग्वेज की बात है और किसी स्टेट के पर्टिकुलर लैंग्वेज की बात करता है। और 346 के अंदर क्या बोलता है, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन। ओके, ऑफिशियल लैंग्वेज फॉर कम्युनिकेशन की बात करता है किसके अंदर, बिटवीन वन स्टेट एंड अनदर और बिटवीन अ स्टेट एंड द यूनियन, या तो दो स्टेट्स के बीच में, या एक स्टेट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जिसको यूनियन बोलते हैं अपने, उसके बारे में। ओके, अगला है 347 के अंदर क्या बात करेगा दोस्तों, ये स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू लैंग्वेज स्पोकन बाय ए सेक्शन ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। मतलब एक जो पर्टिकुलर सेक्शन है, बहुत बड़ा सेक्शन, वो कौन सी भाषा बोलता है उसके रिलेटेड भी हमने नियम बना दिए हैं संविधान के आर्टिकल 347 में। आगे है लैंग्वेज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सी लैंग्वेज चलेगी उसके बारे में नियम है, देखिए आगे। आगे देखिए फ्रेंड्स 348 में क्या बोल रहा है, लैंग्वेज टू बी यूज इन द सुप्रीम कोर्ट एंड इन द हाई कोर्ट एंड फॉर एक्ट्स एंड बिल। मतलब सुप्रीम कोर्ट के अंदर कौन सी लैंग्वेज यूज होगी। आगे 349 में स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनेक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज, क्या बोल रहा है 349, स्पेशल प्रोसीजर फॉर इनेक्टमेंट ऑफ सर्टेन लॉज रिलेटिंग टू लैंग्वेज। लैंग्वेज रिलेटेड कुछ सर्टेन लॉज जो बनाए गए हैं उनका क्या है, स्पेशल डायरेक्टिव जो दिए गए हैं 350 या 350 भी 351 में। एक बार पढ़ देता हूँ दोस्तों, अपने काम की बातें नहीं है, फिर भी जनरल नॉलेज के लिए आपको बताया है। लैंग्वेज टू बी यूज इन रिप्रेजेंटेशन फॉर रेड्रेस ऑफ ग्रीवेंसेस। ओके, मतलब जो ग्रीवेंस आएंगे उनके रेड्रेस से रिलेटेड जो लैंग्वेज यूज़ होगी वो कौन सी होगी, फैसिलिटीज़ फॉर इंस्ट्रक्शन इन मदर टंग एट प्राइमरी स्टेज। ठीक, मदर टंग से रिलेटेड कुछ बातें। स्पेशल ऑफिसर फॉर लिंग्विस्टिक माइनॉरिटीज़, मतलब एक लिंग्विस्टिक जो माइनॉरिटी है, मान लो किसी क्षेत्र विशेष में जो कम भाषा बोली जाती है, ठीक है, लिंग्विस्टिक माइनॉरिटी इसी को बोलते हैं, तो उसके लिए स्पेशल ऑफिसर का अपॉइंटमेंट। डायरेक्टिव फॉर डेवलपमेंट ऑफ द हिंदी लैंग्वेज, और हिंदी लैंग्वेज को डेवलप करने के लिए कुछ दिशा निर्देश दिए गए हैं। ठीक है, डायरेक्टिव मतलब दोस्तों निर्देश होते हैं, ठीक है, डायरेक्शन से बना है, ये निर्देश दिए गए हैं। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए दोस्तों, अपेंडिक्स 3 है जो हमारा मेन टॉपिक है, उस पर अपनी बात करते हैं। द ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963, ये दोस्तों एक्ट नंबर 19 था 1963 का, जिसको बोलते हैं राजभाषा अधिनियम। अब क्या है इस एक्ट के अंदर, एन एक्ट टू प्रोवाइड फॉर द लैंग्वेजेज विच में बी यूज फॉर द ऑफिशियल पर्पजेज ऑफ द यूनियन। जो यूनियन के ऑफिशियल पर्पजेज के लिए जो लैंग्वेज यूज़ की जाएगी उसको बोलते हैं राजभाषा। ओके, क्या क्या होगा, फॉर ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, पार्लियामेंट के अंदर जो ट्रांजेक्शन होगा बिजनेस का उससे रिलेटेड पार्लियामेंट में जो काम होगा। द सेंट्रल एंड स्टेट एक्ट, सेंट्रल और स्टेट जब एक्ट बनाएगी उसमें इस नियम का ध्यान रखेगी। फॉर सर्टेन पर्पज इन हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के अंदर कुछ पर्पज़ के लिए इसको यूज़ करते हैं। कुल 9 सेक्शन इसके अंदर है। पहला सेक्शन अपने पढ़ते हैं शॉर्ट टाइटल एंड कमेंसमेंट। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 कहलाएगा। ओके, और इसका सेक्शन 3 जो है कम इनटू फोर्स 26 जनवरी 1965। इसका दोस्तों जो सेक्शन 3 अपने पढ़ेंगे वो इस डेट को आया। ठीक है, और रिमेनिंग प्रोविजन जब ऑफिशियल गैजेट जब निकाले गवर्नमेंट ने टाइम पे, तब इसके बाकी सेक्शन जो है जोड़ेगा इसके अंदर। ठीक है, सेकंड नंबर क्या है दोस्तों, डेफिनेशन के बारे में। हिंदी मीन्स हिंदी इन देवनागरी स्क्रिप्ट। ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर। जो ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट 1963 है उसके अंदर जो हिंदी है वो कौन सी स्क्रिप्ट की है, तो वो दोस्तों देवनागरी स्क्रिप्ट की। ओके, आगे चलिए, ये देखिए दोस्तों इसका सेक्शन जो 3 है क्या बोलता है, ये इंपॉर्टेंट है। कंटिन्यूएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पजेज ऑफ द यूनियन एंड फॉर यूज इन पार्लियामेंट। दोस्तों जो अपने पहली स्लाइड पढ़ी थी उसके अंदर मैंने आपको बताया था कि जो इंग्लिश का जो यूज़ है, मान लो उसके अंदर कोई रेजोल्यूशन पास किया गया, संविधान जब लागू हुआ कि इंग्लिश का जो यूज़ है वो हम ओनली 15 साल ही करेंगे। ठीक है, वहाँ पे अगर बात नहीं समझ आई तो यहाँ समझ लीजिए कि जो इंग्लिश का यूज़ है, जो संविधान जब लागू हुआ उस पर ये निर्णय लिया गया 1950 के आसपास रेजोल्यूशन करके कि इंग्लिश जो है वो 1950 से लेकर 1965 तक ही हम यूज़ करेंगे, 15 साल तक। लेकिन दोस्तों जब ये एक्ट लागू हो गया तो इंग्लिश को कंटिन्यूटी करने के लिए बोला गया, ये सेक्शन 3 के अंदर दिया गया है। तो देखिए, कंटिन्यूएंस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज फॉर ऑफिशियल पर्पजेज ऑफ द यूनियन एंड फॉर यूज इन द पार्लियामेंट, ये बोल दिया। मतलब ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ करनी है इंग्लिश को, और पार्लियामेंट के अंदर भी इसको यूज़ करनी है। मतलब 15 साल हुए भी नहीं थे और 63 में हमने एक्ट बना दिया। और इसका जो एक्ट जो सेक्शन 3 है वो भी तो 26 जनवरी कब आया था, अभी बताया मैंने आपको, 26 जनवरी 1965 को आया। मतलब ये 15 साल पूरे हुए ही हैं जस्ट, और जो इंग्लिश को है कंटिन्यूटी की बात उन्होंने बोल दी। ठीक है, अब देखिए पहला नंबर क्या बोला, इन स्पाइट ऑफ नॉट विद स्टैंडिंग लिखा हुआ है वहाँ पे दोस्तों, मैं इन स्पाइट ऑफ लिखूंगा सारी चीज़ें। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ द एक्सपायरेशन ऑफ 15 ईयर्स इंग्लिश लैंग्वेज कंटिन्यू टू बी यूज्ड इन एडिशन टू हिंदी। 15 साल हो गए इसको, फिर भी हिंदी हम यूज़ करेंगे कंटिन्यूटी में। ठीक है, सभी ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूनियन के लिए और ट्रांजेक्शन ऑफ बिजनेस इन पार्लियामेंट, इन दोनों चीज़ों के लिए हम इंग्लिश को यूज़ करेंगे। मतलब ये 15 साल वाला था वो चीज़ वो क्लॉज रद्द हो गया, वो रेजोल्यूशन रद्द हो गया। और वर्तमान में उस टाइम जब हमारे पास हिंदी और इंग्लिश जो थी
वो 2 लैंग्वेजेस हो गई ऑफिशियल पर्पज़ को यूज़ करने के लिए, ठीक है, जब ये एक्ट लागू हुआ। इंग्लिश लैंग्वेज शैल बी यूज फॉर पर्पज़ ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट। स्टेट कौन सा? नॉट अडॉप्टेड हिंदी एज ऑफिशियल लैंग्वेज। अब देखिए दोस्तों, इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्लॉज, इंग्लिश का यूज़ वहाँ होगा, पर्पज़ जो है इंग्लिश का वो कम्युनिकेशन के लिए कहाँ होगा? यूनियन और स्टेट में। और वो स्टेट भी कौन सा होगा? जिसने हिंदी को एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं अपनाया है, ठीक है। ऐसे समझिए, ऐसा स्टेट जिसने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में नहीं अपनाया है, वो सेंटर से बातचीत करेगा तो इंग्लिश लैंग्वेज में करेगा, ठीक है। कोई भी स्टेट का एग्जांपल लेके इसको समझ लीजिए, ओके। आगे देखिए दोस्तों, एक स्टेट और दूसरे स्टेट के बीच की कम्युनिकेशन की बात करते हैं। एक स्टेट जो है उसने हिंदी को अडॉप्ट कर लिया एज ए ऑफिशियल लैंग्वेज, और दोस्तों जो सेकंड स्टेट है उसने हिंदी को अडॉप्ट नहीं किया है उसकी ऑफिशियल लैंग्वेज के रूप में। तो इन दोनों के जो बीच का जो कम्युनिकेशन है वो कैसे होगा? तो दोस्तों इनके बीच का जो कम्युनिकेशन होगा, कम्युनिकेशन मीडियम हिंदी होगी, क्योंकि इसने हिंदी को अपना रखा है, विच इज़ अकम्पाइंड बाय अ ट्रांसलेशन ऑफ द सेम इन द इंग्लिश लैंग्वेज। लेकिन आपको उस हिंदी को ट्रांसलेट करना पड़ेगा इंग्लिश के अंदर, कंपलसरी है सेक्शन 3 के 1 के हिसाब से, ठीक है। मतलब एक तो हो गया यूनियन स्टेट से बात करेगी, तो स्टेट जिसने ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं अपनाया है हिंदी को, तो वो उसको इंग्लिश में बात करेगी। अगर 2 स्टेट्स को बात करनी है, एक ने अपना रखी है दूसरे ने नहीं अपना रखी, तो बात तो हिंदी में होगी, लेकिन उसका ट्रांसलेशन भी देना पड़ेगा उसको वर्ड टू वर्ड, ठीक है। आगे चलिए, आगे देखिए दोस्तों क्या बोल रहा है, इसका जो 3 नंबर पॉइंट जो है सब सेक्शन 3 का, ये क्या बोल रहा है? सब सेक्शन 1 में जो भी लिखा हो, ठीक है, अभी जो अपने पढ़ के आए थे, सब सेक्शन 1 में जो भी लिखा हो, बोथ हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज शैल बी यूज फॉर, ये सारी जो बातें अगर आपको करनी है तो आपको बहुत हिंदी एंड इंग्लिश लैंग्वेज यूज़ करनी पड़ेगी। समझ में आ रहा है दोस्तों? अभी क्या मैंने बताया, यूनियन जब स्टेट से बात करेगी, तो जिस स्टेट ने ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी नहीं अपनाई गई है तो इंग्लिश यूज़ होगी, ठीक है, उसमें ट्रांसलेशन का कहीं जिक्र नहीं है। और एक स्टेट दूसरे स्टेट से बात करेगा, एक ने अपना रखी है दूसरे ने नहीं अपनाई, तो जो बीच का कम्युनिकेशन होगा वो हिंदी में होगा, लेकिन उसका ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, ठीक है। और 3 नंबर पॉइंट में क्या बोल रहा है सेक्शन 3 का, मतलब हिंदी और इंग्लिश यूज़ होगी, दोनों यूज़ करनी पड़ेगी अगर आप इस टाइप का कुछ काम करते हो। तो देखिए क्या है, रेजोल्यूशंस अब जब आप पास करते हो, संकल्प जिसको हिंदी में बोलते हैं, उसके लिए जनरल ऑर्डर्स जब गवर्नमेंट देती है, गवर्नमेंट कुछ रूल्स बनाती है, कोई नोटिफिकेशन होती है जिसको अधिसूचना। दोस्तों बाइलिंगुअल बातें लिख दी मैंने, हिंदी मीडियम वाले शिकायत ना करेंगे सर हिंदी में नहीं है। ये देखिए दोस्तों, मेन जो शब्द थे, अब रिपोर्ट को, एडमिनिस्ट्रेशन को, इनको हिंदी में नहीं लिखा, प्रशासन बोलते हैं, ठीक है, पार्लियामेंट को संसद बोलते हैं। ये चीज़ें तो आपको पता ही होनी चाहिए, अंडरस्टूड है। कठिन कठिन चीज़ें जो क्वेश्चन वर्ड थे वो मैंने लिख दी। रेजोल्यूशन संकल्प पास करना है, जनरल ऑर्डर देने हैं, रूल्स देने हैं, अधिसूचना देनी है, नोटिफिकेशन देना है, सरकार को कुछ प्रशासनिक कार्य करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क करना है, और अदर रिपोर्ट्स, रिपोर्ट्स बोलते हैं प्रतिवेदन, और प्रेस कम्युनिकीज़ जिसको जिसको बोलते हैं प्रेस विज्ञप्ति, ठीक है। ये सारी जो बातें हैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में देनी पड़ेगी गवर्नमेंट को, ठीक है। कौन देता है ये भी लिख भी रखा है यहाँ पे, या तो सेंट्रल गवर्नमेंट, या कोई मिनिस्ट्री, या कोई डिपार्टमेंट, या कोई ऑफिस, या कोई कॉर्पोरेशन, या कोई कंपनी ओन्ड, या तो सरकार के द्वारा चलाई जाती हो। तो इसके अंदर दोस्तों उसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में ये बातें लिखनी पड़ेगी। सेकंड नंबर पर क्या है, एडमिनिस्ट्रेटिव एंड अदर रिपोर्ट्स एंड ऑफिशियल पेपर्स लेड बिफोर अ हाउस और हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट। सदन के अंदर, हाउस मतलब सदन, जो संसद के 2 सदन है दोस्तों, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा और राज्यसभा इसको बोलते हैं निम्न सदन, राज्यसभा को बोलते हैं उच्च सदन, ठीक है। इन दोनों हाउसेज या एक हाउस के प्रति, एक हाउस के सामने अगर आप कोई रिपोर्ट पेश करते हो, कोई ऑफिशियल कागज़ पेश करते हो, तो वो दोस्तों हिंदी और इंग्लिश दोनों में होगा, ठीक है। और 3 नंबर पे क्या बोल रहा है, कोई कॉन्ट्रैक्ट है, मान लो कोई संविदा से रिलेटेड बात है, सेंट्रल गवर्नमेंट, ये सारी चीज़ें आ जाएगी। अगर ये कोई कॉन्ट्रैक्ट निकालती है संविदा के लिए, संविदा कर्मियों के लिए एग्रीमेंट्स करती है, कोई करार करती है, लाइसेंस, अनुज्ञप्ति, परमिट्स देती है, कोई अनुज्ञा पत्र देती है, नोटिस देती है, सूचना देती है, फॉर्म ऑफ टेंडर देती है, निविदा प्रारूप, तो ये सारी जो चीज़ें हैं, ये जो दोस्तों जितनी भी बातें बताई है, ये सारी इंग्लिश और हिंदी दोनों में करनी होगी, ठीक है। और किसके द्वारा? इन चीज़ों, सेंट्रल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री, डिपार्टमेंट, ऑफिस, कॉर्पोरेशन, कंपनी ओन्ड, किसी के भी द्वारा करेंगे तो हिंदी और इंग्लिश दोनों सपोर्ट करनी होगी इनको। आगे चलिए दोस्तों, आगे देखिए फ्रेंड्स क्या है, कमेटी ऑन ऑफिशियल लैंग्वेज। जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसके अंदर एक कमेटी का भी गठन किया गया है, जिसके अंदर 30 मेंबर हैं, 20 लोकसभा से और 10 राज्यसभा से। काउंसिल ऑफ स्टेट, हाउस ऑफ द पीपल को बोलते हैं लोकसभा, और काउंसिल ऑफ द स्टेट्स को बोलते हैं राज्यसभा, ठीक है। ये निम्न सदन होता है, ये उच्च सदन होता है। और ड्यूटी क्या है इस कमेटी की? टू रिव्यू द प्रोग्रेस मेड इन द यूज़ ऑफ हिंदी फॉर द ऑफिशियल पर्पजेज ऑफ द यूनियन, मतलब हिंदी का कितना यूज़ हो पा रहा है ऑफिशियल पर्पज़ ऑफ द यूनियन के लिए, ठीक है। ये इसका काम है देखना, और ये रिपोर्ट सबमिट करती है प्रेसिडेंट को, ठीक है। तो ये मेनली इसका काम है, आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ये कोई सवाल पूछा भी गया है काफ़ी बार प्रीवियस एग्जामिनेशंस में, और आपके इस एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर। मतलब कितने मेंबर होते हैं? 20 लोकसभा से, 10 राज्यसभा से, इसको उल्टा कर देगा, ऑप्शन में एक के अंदर 15-20 कर देगा, ठीक है। कैसे भी करके क्वेश्चन पूछा जा सकता है, आपको याद रखना 30, 20, 10। 5 नंबर है दोस्तों, ऑथोराइज्ड हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ सेंट्रल एक्ट्स। अब जो सेंटर के जो एक्ट बनेंगे उनका दोस्तों ट्रांसलेशन जो है हिंदी में करना पड़ेगा आपको, ठीक है। क्लॉज नंबर 5 में, सेक्शन नंबर 5 में ये दिया हुआ है, ट्रांसलेशन इन हिंदी शैल बी डीम्ड टू बी द ऑथोरेटिव टेक्स्ट देयर ऑफ इन हिंदी। मतलब अथॉरिटी से करवाना है आपको, ऐसे नहीं है कि भी कहीं से भी आपने उसका ट्रांसलेशन करवा दिया। प्रॉपर आपके पास ट्रांसलेटर होने चाहिए, और विद अथॉरिटी आपको उस टेक्स्ट को हिंदी में
करना है। किसका ट्रांसलेट करना है? कोई भी सेंट्रल का एक्ट हो, कोई भी ऑर्डिनेंस बाय द राष्ट्रपति। ऑर्डिनेंस को बोलते हैं दोस्तों अध्यादेश, ठीक है। अध्यादेश राष्ट्रपति दोस्तों कब जारी करता है? जब दोस्तों पार्लियामेंट में सेशंस होते हैं, आपने सुने होंगे, मेनली 3 सेशन रहते हैं, बजट सत्र, मानसून सत्र और शीत सत्र, ठीक है। अब तीनों जब मान लो सत्र हैं, तीनों सत्र में मान लो पार्लियामेंट नहीं है, ये तीनों सत्र नहीं चले, तो इन बिटवीन अगर आपको कोई नियम लागू करना पड़ जाए, ठीक है, मान लो कोई नियम आपको लागू करना पड़ रहा है तो गवर्नमेंट को, तो दोस्तों राष्ट्रपति के द्वारा अध्यादेश निकाला जाता है। मतलब अध्यादेश मतलब आधा आदेश है। जब पार्लियामेंट सेशन में आएगी तो इसको वो लोकसभा राज्यसभा से पास करवा लेंगे मेजोरिटी से, तो वो जो है एक्ट बन जाएगा, नियम बन जाएगा, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अध्यादेश। उसकी भी मतलब हिंदी ट्रांसलेशन आपको करनी पड़ेगी, ओके। और जो सेंट्रल के एक्ट हैं, अध्यादेश का अभी लेटेस्ट एग्जांपल दूं आपको, तो जो कृषि बिल जो था दोस्तों, जो अभी तो वापस ले लिया है गवर्नमेंट ने, वो दोस्तों अध्यादेश के जरिए जारी किया गया था, ठीक है जी। उस टाइम पार्लियामेंट को कोविड का टाइम था और उसके अंदर पार्लियामेंट जो थी सेशन में नहीं थी, ठीक है। तो उस टाइम पे राष्ट्रपति द्वारा अध्यादेश जारी किया गया। आगे चलिए। सेंट्रल एक्ट और राष्ट्रपति के अध्यादेश के अलावा कुछ ऑर्डर है, रूल है, रेगुलेशन है, इनका जो इंग्लिश का जो ट्रांसलेशन है हिंदी में करने पड़ेगा, और वो भी दोस्तों ऑथोराइज्ड हिंदी ट्रांसलेशन है, ठीक है। अगला क्या है? ऑथोरेटिव टेक्स्ट इन द इंग्लिश लैंग्वेज ऑफ ऑल बिल्स टू बी इंट्रोड्यूस और अमेंडमेंट्स टू बी मूव्ड इन ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। और क्या है दोस्तों? कुछ ऑथोरेटिव टेक्स्ट है जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर है, सभी बिल्स का जो आप इंट्रोड्यूस करोगे, ठीक है, पार्लियामेंट के अंदर, या तो इंट्रोड्यूस कर रहे हो या पार्लियामेंट में उनको अमेंडमेंट करने के लिए कोई भी हाउस के अंदर आप प्रेजेंट कर रहे हो, उसका अंदर भी क्या होगा? शेल बी अकम्पेन्ड बाय ए ट्रांसलेशन ऑफ द सेम इन हिंदी। उनका भी आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा, ठीक है। मेनली दोस्तों मोटी मोटी बात यह है कि जो पार्लियामेंट के अंदर जो भी वर्क होगा उसके अंदर आप इंग्लिश में तो उसको रखो भले ही, लेकिन आपको इसकी हिंदी ट्रांसलेशन करनी पड़ेगी इस एक्ट के क्लॉज 5 के हिसाब से, ठीक है। इस जो एक्ट है इसके क्लॉज 5 के हिसाब से आपको करनी पड़ेगी बातें। आगे चलिए दोस्तों। 6 नंबर में क्या बोल रहा है दोस्तों? ऑथोराइज्ड हिंदी ट्रांसलेशन ऑफ स्टेट एक्ट्स इन सर्टेन केसेस। मतलब जो स्टेट के कुछ एक्ट बनते हैं वो सर्टेन केसेस के अंदर उनका भी हिंदी में ऑथोराइज्ड ट्रांसलेशन करना पड़ेगा, क्योंकि दोस्तों हिंदी को बढ़ावा देना है ना। ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट का मतलब यही कि आपको हिंदी का बढ़ावा देना है, ठीक है, इंग्लिश को कंटिन्यू रखते हुए, ओके। तो क्या है? वेयर द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैज़ प्रेस्क्राइब्ड एनी लैंग्वेज अदर देन हिंदी। किसी भी स्टेट की दोस्तों विधायिका जो है, विधान परिषद जो है, विधानमंडल जो है, विधानसभा जो है, उसने प्रेस्क्राइब कर रखी है, मतलब दोस्तों स्टेट्स को छूट दे रखी है। इसका मतलब क्या है? इस लाइन का मतलब कि मतलब हिंदी से अलग लैंग्वेज जो है उन्होंने अपना रखी है। फॉर एक्ट्स पास बाय द लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट और इन ऑर्डिनेंसेज प्रोमलगेटेड बाय द गवर्नर ऑफ द स्टेट। वही सेम बात है कि विधानसभा ने कोई अगर एक्ट पास करती है या कोई गवर्नर जो है अध्यादेश पारित करता है, भले ही कोई सी भी आपने लैंग्वेज अपना रखी हो, इसमें यही तो बोल रहे हैं, वेयर द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट हैज़ प्रेस्क्राइब्ड एनी लैंग्वेज अदर देन हिंदी। हिंदी के अलावा आपने कोई सी भी लैंग्वेज अपना रखी हो, मराठी हो, गुजराती हो, राजस्थानी हो, ठीक है, पंजाबी हो, कुछ भी हो, ठीक है, हिंदी के अलावा जो भी है, इंग्लिश हो भले ही, लेकिन आप जो एक्ट पास करोगे, आप जो ऑर्डिनेंसेस पास करोगे, जो राज्यपाल करेगा, उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करना पड़ेगा। ए ट्रांसलेशन ऑफ द सेम इन हिंदी इन एडिशन टू ए ट्रांसलेशन देयर ऑफ इन द इंग्लिश लैंग्वेज इज़ रिक्वायर्ड। हिंदी में भी करो, इसके साथ साथ इंग्लिश में भी करो। समझ में आया दोस्तों? क्योंकि ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है 1963 जो है, जो राजभाषा अधिनियम है, उसके अंदर हम हिंदी और इंग्लिश जो है हमारी, उनको एज ए दोनों राजभाषाएं ही मानते हैं, क्योंकि इंग्लिश के अंदर भी काम करना है और हिंदी के अंदर भी काम करना है। तो आप स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कोई भी कानून बनाओ, कोई भी नियम बनाओ, उनका इसके अंदर अनुवाद कर दो, भले ही आपकी प्रोसीजर कैसी भी हो पार्लियामेंट के अंदर, ठीक है। आगे चलिए दोस्तों। 7 नंबर क्या बोला है? ऑप्शनल यूज़ ऑफ हिंदी और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज इन जजमेंट्स एक्सेट्रा ऑफ ए हाई कोर्ट। ये क्या बोल रहा है? ऑप्शनल यूज़ ऑफ हिंदी, मतलब हिंदी का ऑप्शनल यूज़ और अदर ऑफिशियल लैंग्वेज इन जजमेंट्स ऑफ अ हाई कोर्ट। इसका मतलब क्या है दोस्तों? ऑप्शनल यूज़ हिंदी की बात कर रहा है, इसका मतलब जो है कोर्ट्स के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज चलती होगी, ठीक है। तो इसमें बोल रहा है कि कोर्ट्स के अंदर, हाई कोर्ट्स के अंदर हिंदी का ऑप्शनल यूज़ किया जा सकता है या कोई अदर ऑफिशियल लैंग्वेज का जजमेंट देने के टाइम, ठीक है। तो क्या बोलते हैं नियम? देखिए, द गवर्नर ऑफ स्टेट विद द प्रीवियस कंसेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। राज्यपाल जो है प्रेसिडेंट की प्रीवियस कंसेंट लेगा, ठीक है। क्या करेगा? ऑथोराइज द यूज़ ऑफ हिंदी। मतलब हिंदी नहीं चलती है, इसका मतलब यह कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर तो दोस्तों प्योरली इंग्लिश चलती है, ठीक है। वहाँ पे जितने भी नियम हैं, कानून हैं, जितनी भी वकील दलीलें पेश करता है या जो डिसीजन जो आते हैं, वो दोस्तों प्योरली इंग्लिश में होता है, ठीक है। हाई कोर्ट में भी इंग्लिश में होता है, लेकिन यहाँ पे एक क्लॉज बना दिया गया है ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर। मतलब राज्यपाल जो है राष्ट्रपति का प्रीवियस कंसेंट लेगा और क्या कर सकता है? ऑथोराइज द यूज़ ऑफ हिंदी और द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट। या तो हिंदी यूज़ कर देगा या उस स्टेट की कोई सी भी अदर ऑफिशियल लैंग्वेज होगी, क्योंकि स्टेट्स को बाध्य नहीं किया गया है कि आपको हिंदी लागू करनी है, ठीक है। तमिलनाडु है मान लो, आंध्र प्रदेश है, केरल है, वहाँ पे हिंदी नहीं आती लोगों को, तो हम नहीं कर सकते ना, थोप नहीं सकते ना कुछ भी चीज़। तो इसलिए उनका या तो गवर्नर जो है हिंदी का यूज़ करवा ले या ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द स्टेट इन एडिशन टू द इंग्लिश लैंग्वेज के साथ साथ। इसका मतलब हाई कोर्ट्स में भी इंग्लिश चलती है, ठीक है। ये क्लॉज दे दिया कि वो कन्वर्ट करवा सकते हैं फॉर द पर्पस ऑफ एनी जजमेंट। या तो कोई जजमेंट दे कोर्ट या कोई निर्णय दे, डिक्री मतलब निर्णय,
ठीक है, या ऑर्डर पास और मेड बाय द हाई कोर्ट फॉर दैट स्टेट, मतलब या तो कोई जो हाई कोर्ट है उस स्टेट के लिए कुछ भी ऑर्डर पास करे या कोई नियम बनाए। यहाँ कोई जजमेंट, डिक्री और ऑर्डर इज पास और मेड अदर देन इंग्लिश, इट शैल बी ट्रांसलेटेड इन इंग्लिश। कि यहाँ मतलब कोर्ट में अगर कोई जजमेंट, डिक्री या कोई ऑर्डर पास होता है या कोई बनाया जाता है अदर देन इंग्लिश में बनाया जाता है, तो उसका एक ट्रांसलेशन जो है आपको इंग्लिश में करना ही पड़ेगा। मतलब मोटी मोटी बात ये हो गई, जब कोर्ट्स जब कोई आदेश देंगे तो उसको इंग्लिश में तो ट्रांसलेट करना ही है। ठीक है, भले ही जो आदेश हैं वो या तो हिंदी का हो, ठीक है, वो प्रीवियस कंसेंट से गवर्नर ले लेगा। ठीक है, पहले तो इंग्लिश में ही आएगा निर्णय। ठीक है, अगर गवर्नर प्रेसिडेंट से कंसेंट ले लेता है तो वो हिंदी का यूज़ कर सकता है या उस स्टेट की पर्टिकुलर कोई ऑफिशियल लैंग्वेज के अंदर वो निर्णय दे सकता है। ठीक है, मान लो ये दोनों चीज़ें होती है, फिर भी इनको इंग्लिश के अंदर ट्रांसलेट करना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है दोस्तों? आगे चलिए। पावर टू मेक रूल्स, द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गैजेट मेक रूल्स फॉर कैरिंग आउट द पर्पस ऑफ दिस एक्ट, पार्लियामेंट से पास करवा के। तो दोस्तों जो क्लॉज 8 जो है इसका, सेक्शन 8 जो है उसके अंदर एक खाली स्थान रख दिया गया, एक खाली जगह रख दी गई कि अगर अपने को इन फ्यूचर कुछ भी इसमें ऐड करना है तो हम कर सकते हैं। तो इसी सेक्शन 8 के हिसाब से ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट जो है 1976 का फॉर्मेशन किया गया, जो अपने अगले इसमें पढ़ेंगे वीडियो के अंदर। ठीक है, उसका मैटर आधा तैयार है, आधा मैं आज कर लूँगा। बहुत अच्छे से दोस्तों डिज़ाइन किया है, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी, टू द पॉइंट अपने बात करेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को दोस्तों यहीं रैप अप करते हैं। कल जो वीडियो मैं पढ़ाऊँगा उसको पढ़ाने से पहले इसको एक बार और रिवाइज़ करेंगे ताकि और चीज़ें आ जाए। दोस्तों ये चीज़ें थोड़ी नई है हमारे लिए। ठीक है, ये जो चीज़ें हैं, जो यूपीएससी की तैयारी करता है, आरएएस की तैयारी जो कर रहा है, जो सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा है, उनके लिए ये टॉपिक्स बने गए हैं। हमारे डिपार्टमेंट दोस्तों तो ये थोड़ा सा हम समझने के लिए कठिन रहती बातें, फिर भी एक बार इसको कर रिवाइज़ करेंगे, थोड़ी और शॉर्ट ट्रिक इसमें से निकालेंगे। ठीक है, इस वीडियो को आज यहीं रैप अप करते हैं। तो वीडियो को दोस्तों लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करें। और दोस्तों सभी को मैं धन्यवाद बोलना चाहता हूँ, हमारा जो एक वीडियो है वो 1000 व्यू से ज़्यादा पार किया गया है। ठीक है, 2-4 और वीडियो हैं वो 1K से ऊपर अभी होने वाले हैं। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे।